दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज लेट नाइट प्रोग्राम में सिर्फ ऑडियो ब्रेकिंग। फिलहाल ब्रेकिंग ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने तमाम नागरिकों को तुरंत दमिश्क से निकलने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है और अपनी एम्बेसी खाली करके पूरे अमले को बुला लिया है वापस रूस। यही काम चाइना ने भी किया है। दमिश्क के ऊपर पूरी तरह से ख़तरा मंडरा रहा है। वो चाहे ख़तरा ये समझा जाए कि जो रेबल्स हैं उनका हमला होने वाला है या फिर कोई बड़ा एयर स्ट्राइक रशिया अंजाम देने वाला है। अब दोनों में से क्या है वो तो आने वाले कुछ घंटों में ही पता चल पाएगा। इसी से जुड़ी हुई खबर ये है कि रजब तैयब एर्दोगान ने बधाई दी है रेबल्स को उनके बढ़ते कदमों को। जिस तरीके से एक और बड़े शहर को फतेह करने में रेबल्स कामयाब रहे हैं और दमिश्क के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। CNN ने एक रिपोर्ट जारी की है। जो CNN की रिपोर्टर ओलेप्पो शहर के अंदर लोगों से मुलाकात की, वहां के लोगों को खुश दिखाया और लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया कि रेबल का कब्ज़ा ओलेप्पो शहर के ऊपर हो गया है, यानी पूर्ण कंट्रोल के साथ लोग खुश हैं रेबल्स के साथ में जो वहां पर इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ लोगों की खुशी का एक कारण यह भी हो सकता है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि बशर अल असद ने अपने कार्यकाल के दौरान यानी जो डिक्टेटरशिप को अंजाम दिया है, जो एक तरफा नाइंसाफ़ी की है, खून खराबा भी किया है और लोगों को तंग भी किया है। तो एक डाइवर्सिटी को या एक देश को जिस तरीके से लेके चलना चाहिए उसके बजाय पक्षपात भरी कार्रवाइयाँ करने, लोगों पर जुल्म सितम करने की वजह से शायद लोग यहाँ पर खुश हैं कि रेबल्स का कब्ज़ा हो गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बशर अल असद की जो लोकप्रियता है उसकी परसेंटेज बहुत कम है और विरोध में जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों अगली खबर पाकिस्तान से है, जहां इमरान खान ने जेल से ही अपनी पार्टी को बल्कि विपक्षी पार्टियों को भी एक आह्वान किया है। देश की जनता के सामने एक आह्वान रखा है कि हम सिविल नाफरमानी करेंगे, जिसे मौजूदा सरकार और वहां की मिलिट्री सरकार को एक धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। सिविल नाफरमानी का मतलब होगा कि लोग बिल जमा नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, लोग सरकार को जो सहयोग करते हैं वो नहीं करेंगे और अपने तरीके से काम करेंगे और सरकार के हुक्म को मानने से इनकार कर देंगे। यानी और भी बहुत सारे इसमें पेच होते हैं। सिविल नाफरमानी एक प्रचलित विरोध का तरीका है जो बहुत ही किसी भी देश या किसी भी इलाके में जब लोग बहुत परेशान होते हैं तो वो सिविल नाफरमानी अंजाम देते हैं। तो सिविल नाफरमानी का ऐलान पाकिस्तान में इमरान खान ने किया है। ये लागू हो पाएगा कि नहीं इसे देखना होगा, क्योंकि जब एक बड़ा एहतजाज करने की कोशिश इमरान खान ने की थी तो इस्लामाबाद में सैकड़ों पाकिस्तानियों को गोलियों से फौज के स्नाइपर ने भून डाला और लोगों के इस आंदोलन को जबरन कुचल दिया। सिविल नाफरमानी के साथ भी वहाँ की जो एजेंसियाँ और फौज है वो लोगों के साथ क्या व्यवहार करेगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं गाज़ा की तरफ। गाज़ा में और फ़लस्तीन के इलाकों में लगातार इज़राइल ने कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए हैं, ज़मीनें कब्जाना शुरू कर दी है। मतलब ये एक बड़ी तादाद में ज़मीनें हैं जिन पर अपने निर्माण कार्य या टेम्परेरी मकान बना कर रख दिए हैं, जिसमें ट्रंप जब गद्दी संभाले। यानी दूसरी तरफ ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बातचीत शुरू हो चुकी है हमास के और इज़राइल के बीच में। पीस डील शायद बहुत जल्दी अंजाम दी जा सकती है, क्योंकि पूर्ण रूप से जो ट्रंप की धमकी है वो ये है कि मेरे शपथ ग्रहण से पहले यहाँ शांति हो जानी चाहिए और जो बंधक समझौता है वो अंजाम दे लेना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी बंधक समझौता होने वाला है, मगर साथ साथ इजराइल ने वहाँ की ज़मीनें भी कब्जाना शुरू कर दी है, क्योंकि इस वक्त इजराइल पर मनोवैज्ञानिक दबाव और मिलिट्री दबाव कम होता जा रहा है सीरिया के अंदर रेबल्स का कब्जा होने की वजह से, क्योंकि इन रेबल्स को स्पष्ट है कि इजराइल, अमेरिका, कतर और तुर्की का भरपूर सहयोग माना जा रहा है। ऐसे में जो हिजबुल्लाह है वो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके पहले भी सीरिया के अंदर जाकर लड़े थे और ये एक तो पीस डील कर चुके हैं, फिर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए दूसरा मोर्चा सीरिया में रेबल्स के साथ टकराव, जिसमें ईरान के फोर्सेस और हिजबुल्लाह
और रशियन फोर्सेस भी शामिल है। रशिया की सिर्फ एयर स्ट्राइक इसमें शामिल है। तो एक तरफ से रशिया और ईरान और हिजबुल्लाह तीनों सीरिया के अंदर बिजी हो गए हैं। इजराइल के पास एक भरपूर मौका है कि वो किसी भी तरह के अपने कारनामे अंजाम दे सकता है। तो ये एक सफलता नज़र आ रही है इजराइल की, जो जंग हारने वाला था, बल्कि घुटने टेक दिए थे। लगातार 3 दिन की हिजबुल्लाह की बमबारी के बाद एकदम पीस डील हो गई थी। वो पीस डील कैसे हुई, क्यों हुई, हम इस पर नहीं जाते, खबर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो कुल मिला के एक मौका जो इजराइल को मिला है खुले हाथ का, वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। मिडिल ईस्ट की इन तमाम खबरों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमें ये देखना होगा कि रूस अब किस तरह, क्योंकि अब ये पहले जैसी स्थिति पैदा हो गई है जिस तरह रूस ने एंटर किया था कि सिर्फ दमिश्क बचा था बशर अल असद के पास। इस बार फिर अभी तक सिर्फ दमिश्क बचा है जहां से अपने फौजी, माफ़ करना, जो कौंसलेट है या नागरिक हैं, उन सबको वहां से निकलने का तुरंत आदेश रशिया ने दिया है। तो अगर ये रेबल्स एंटर हो जाते हैं दमिश्क में, अब देखना यह है कि दमिश्क के अंदर जब ये एंटर होंगे तो क्या रशिया भारी बमबारी या और सैनिक जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, या फिर जो है ये रेबल्स इस बार पूरी तरह से, क्योंकि जो सीरिया की फौज है वो हर जगह धड़ाधड़ सरेंडर करती जा रही है, जैसे वो हो ही नहीं। सबसे कमज़ोर सीरिया की अपनी फोर्स जो है वो यहाँ पर मिली हुई या सरेंडर करती हुई या भागती हुई नजर आ रही है। अगर यही सिलसिला रहा तो कुछ घंटों के अंदर बशर अल असद को गिरफ्तार किया जा सकता है इन रेबल्स के द्वारा, या फिर रशिया अपने कमिटमेंट के हिसाब से इन्हें बचाने के लिए वहाँ कोई भारी बमबारी कर सकता है। तो ये भी हमें आने वाले कुछ घंटों में ही पता चलेगा। फिलहाल बीमारी की वजह से मैं आपको पूरा प्रोग्राम और विश्लेषण नहीं दे पाया, उसके लिए माजरत, इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।